हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 11वीं क्लास है और 11वीं क्लास में हम देख रहे हैं आपका पॉलिटिकल साइंस, और पॉलिटिकल साइंस में हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 6 नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप हम देख रहे हैं। और इसी में हमने नागरिकता को समझने का प्रयास किया कि आखिर में नागरिकता है क्या, क्या राष्ट्र और नागरिक के बीच के संबंधों का है, क्या पूर्ण सदस्यता का मतलब क्या है, या किसी व्यक्ति विशेष को दिखाने या उस देश के राष्ट्रवाद को प्रदर्शित करने के कुछ ऐसे तरीके हैं, उसमें क्या चुनौतियां हैं, हमने जानने का प्रयास किया। कल हमने भूमिका को समझा कि नागरिकता परिभाषा, राजनीतिक समुदाय, समानता, राष्ट्रगान और सॉरी राष्ट्र सदस्यों की पहचान और राष्ट्रीय जो आधार की बातें हैं उनको देखने का हमने ये सारी चीजों का प्रयास किया। ठीक है, चलिए देख लें, आगे बढ़े। नागरिक अधिकार, उनकी समानता व उनकी जुड़ी चीजें और उनके जुड़े संघर्ष, ये सारी चीज व उनकी सुनिश्चितता, ये हमने देख लिया। अब बात करेंगे इससे आगे और थोड़ा सा गौर करेंगे इस पर और देखेंगे जो आपका चिंतन मनन है। 17वीं से 20वीं शताब्दी के बीच यूरोप के गोरे लोगों ने दक्षिण अफ्रीका पर अपना शासन कायम रखा। 1694 में अफ्रीका में अपनाई गई नीतियों के बारे में सोचा गया ब्यौरा। श्वेत लोगों को मत देना, चुनाव लड़ने और सरकार को चुनाव चुनने का अधिकार था। वे संपत्ति खरीदने, देश में कहीं भी आने जाने के लिए स्वतंत्र थे। काले लोग ऐसे अधिकार नहीं थे। आपने यूएस में देखा है, दो वर्ण थे, श्वेत और अश्वेत। श्वेत मतलब गोरे अंग्रेज और काले मतलब जो अफ्रीकन लोग थे जो बाहर से आके वहां बसे थे। भले ही वो समय जो है आपका 100-200 साल कितना भी हो चुका हो, लेकिन वहां आज भी डिस्क्रिमिनेशन था उस जमाने में श्वेत और अश्वेत को लेकर। ये बड़ी धारणा चलती थी, क्लियर है। तो उसको क्या किया गया, उस समय जो गोरे लोग थे उनके पास सारे राइट थे। वो चुनाव लड़ सकते थे, वोट दे सकते थे, संपत्ति खरीद सकते थे, कहीं भी आ जा सकते थे। लेकिन जस्ट आप उनका उल्टा देखोगे तो अश्वेत लोग जो काले लोग हैं उनके पास कोई ऐसा राइट नहीं था। काले और गोरे लोगों के पृथक मोहल्ले और कॉलोनियां बसाएगी, यानी कि काले गोरे जो लोग हैं वो अलग रहेंगे और गोरे कैसे हैं वो अलग रहेंगे। काले लोगों को बस अपने पड़ोसियों की गोरों का बस्ती में काम करने के लिए पास लेना पड़ता। अगर आपको गोरों की कॉलोनी में आना तो आपको पास पास होना चाहिए। उन्हें गोरों के इलाकों में परिवार रखने की अनुमति नहीं थी। अलग रंग के लोगों के लिए विद्यालय भी अलग थे। आप सोच के देखिए कितना डिस्क्रिमिनेशन है। क्या आपने उनके स्कूल कॉलेजेस सब आपने क्या कर दिए, अलग करे हैं। क्या अश्वेत लोगों ने दक्षिण अफ्रीका में पूर्ण और समान दायित्व मिली हुई थी? कारण कारण से बताइए। तो अफ्रीका में भी अगर आप देखोगे तो अफ्रीका में भी अंग्रेजों का उस समय क्या था, डोमेन था। उस समय वो लोग अफ्रीका को भी अपना गुलाम बना रखे थे और वहां भी उनके साथ ऐसा ही डिस्क्रिमिनेशन था, चाहे वो कहीं भी हो। क्लियर है। ऊपर दिए गए ब्यौरे में हमें दक्षिण अफ्रीका के विभिन्न समूहों का अंतर संबंध के बारे में बताता है। अब अंतर संबंध तो ये है कि भैया श्वेत और अश्वेत थे और अंग्रेज जहां भी थे उन्होंने हर तरीके से भेदभाव की नीतियों को अपना। क्लियर है, ये हमें देख लिया था। बुनियादी संघर्ष के बारे में हमने पढ़ा, कैसे उपनिवेश ये पढ़ लिया था। ठीक है, इतना हम लोग पढ़ चुके थे यहाँ तक। अब ये चीज आगे बढ़ने से पहले एक बार हम लोग थोड़ा सा आपका देख रहे हैं। एक बहुत फेमस पर्सनालिटी हुई है मार्टिन लूथर किंग। मार्टिन लूथर किंग, जिस तरीके से भारत के इतिहास में गांधी को जाना जाता है, ध्यान दीजिए मैं क्या कह रहा हूं आपसे, जिस तरह से भारतीय इतिहास में गांधी जी को जाना जाता है उसी तरह से अफ्रीकन लोगों के अधिकार को दिलाने के लिए, उनके संघर्ष को, उनको राइट्स के दिलाने के लिए अगर किसी व्यक्ति का नाम होता है तो उसका नाम है मार्टिन लूथर किंग। आप ये समझिए ये दूसरे गांधी थे। ये कैसे थे? दूसरे गांधी। जितनी तुलना गांधी जी की होती है उसके बाद अगर किसी का नंबर आता है तो मार्टिन आपका लूथर किंग का आता है। इनको पढ़िए, नस्ल भेद, इन्होंने बड़ा अच्छा लिखा है।
जातीय भेदभाव के खिलाफ भी इन्होंने लिखा है, नस्ल भेदभाव किस तरह और रेसिज्म के खिलाफ इन्होंने बड़ा अच्छा लिखा है। 1950 के दशक संयुक्त राज्य अमेरिका ने अनेक दक्षिणी राज्यों में काली गोरी आबादी के बीच बरकरार विषमताओं के खिलाफ नागरिक अधिकार आंदोलन उभार कर सच्ची किया। कैसा? जो हमारे खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन जो है इसके खिलाफ एक आंदोलन चलाया, नागरिक अधिकार आंदोलन। ठीक, साक्षी है। इस तरह की विषमताएं इन राज्यों द्वारा पृथक कानून के नाम से चर्चित कानून के जरिए पोषित होती थी, जिसमें काले को उनके नागरिक और राजनीतिक अधिकार से वंचित किया गया। अगर आप काले हैं, स्किन के बेस और चमड़ी के बेस पर कोई आपसे डिस्क्रिमिनेशन करे तो वो क्या है? वो नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर भी उनको वंचित कर रहे थे। ठीक, उन कानूनों के विभिन्न नागरिक समुदाय जैसे रेल, बस, रंगशाला, आवास, होटल, रेस्टोरेंट आदि गोरे काले आदि के अलग अलग स्थान निर्धारित रखे थे। इन कानून के कारण गोरे और काले बच्चे भी अलग अलग थे। कैसे थे? अब उनके कानून भी थोड़े से उन्होंने अलग बनाए। ऐसा डिस्क्रिमिनेशन आपने कहीं देखा है? बताइए। हम तो बात करते हैं इनकी, तो आप कलर भेद कर रहे थे। देख लिया आपने लूथर मार्टिन किंग ने किस प्रकार अफ्रीकन लोगों के लिए ये सारे काम किए थे, और यही कारण है कि लोग उनको जानते हैं। और क्यों ना हो, अगर कोई व्यक्ति किसी के लिए करता है आपका समाज के लिए, तो हमको ध्यान रखना चाहिए। चलिए आगे बढ़े। इन कानूनों के खिलाफ हुए आंदोलन ने मार्टिन लूथर किंग जूनियर अग्रणी कई काले नेता थे, उनके खिलाफ अनेक आर्टिस्ट तक दिए गए पहला आत्मगौरव आत्मसम्मान के मामले में विश्व में हर जाति वर्ण मनुष्य बराबर है। दूसरा, किंग ने कहा कि पृथक राजनीतिकरण चेहरे पर सामाजिक कोड की तरह है, क्योंकि लोगों को गहरे मनोविज्ञान जख्म देते हैं। यानी जो लोग आप बहुत सी चीजें बोल देते हैं वो उनको जख्म दे जाते हैं, ऐसा कानून के शिकार भी होते हैं। ये सारी चीजों को उन्होंने लिखा है। ठीक है। किंग ने वहां दलील दी कि पृथकीकरण की प्रथा गोरे समुदाय के जीवन की गुणवत्ता की कमी करती है। वे इस उदाहरण से स्पष्ट करते हैं कि गोरे समुदाय ने अदालत के निर्देशों को कुछ सामुदायिक उद्यानों में काले गोरे का प्रवेश इजाजत देने के बजाय उन्हें बंद रखने का फैसला लिया। इसी तरह कुछ बेसबॉल टीम पूरी तरह टूट गई क्योंकि अधिकारी काले खिलाड़ी को स्वीकार करना नहीं चाहते थे। अब देखिए, टीम ही टूट गई क्योंकि वो काले गोरे का भेद कर रहे हैं, उन्होंने आश्वेत को लेने से एक्सेप्ट कर दिया। तीसरी, पृथक कानून लोगों के बीच कृत्रिम सीमा रेखे खींच दी, जो उन्हें देश में व्यापक हित के लिए एक दूसरे का सहयोग करने से रोका। इन कारणों से किंग ने बैच छोड़ दी और उन कानूनों को खत्म किया जाना चाहिए जिन्हें पृथक कानून के खिलाफ शांति और अहिंसा का आह्वान हो। अपने एक भाषण में कहा कि हम अपने रचनात्मक प्रतिरोधों को कभी भी शारीरिक हिंसा को ढालकर पतन करने या शिकार नहीं है। ये सारी चीजों को उसमें लिखा। तो ये हमने लूटन मार्टिन को पढ़ लिया। अब आगे शुरू करते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मुझे बताइए, मार्टिन लूथर किंग के बारे में आपको पढ़कर क्या लगा? क्या इनके विचार कुछ गांधी जैसे हैं? क्या इनकी विचारधारा गांधी की तरह ही है, जो लोगों की समानता पर बात करते हैं, लोगों के राइट्स पर बात करते हैं? एक अन्य बात पर हमको विचार करने की जरूरत है, वह यह है कि गरीब प्रवासी और कुशल प्रवासी कभी कभी हमारी प्रतिक्रियाओं में अंतर होता है। हम अपने इलाकों में जाने अनजाने गरीब प्रवासियों को हमेशा उस तरह स्वागत योग्य नहीं मानते जिस तरह कुशल और दौलतमंद कामगारों को मानते हैं। इससे प्रश्न उठता है कि क्या गरीब और अकुशल कामगारों की तरह ही देश में रहने और काम करने के समान अधिकार हैं? देश के सभी नागरिकों को पूर्ण तथा समान सदस्यता से संबंधित कुछ मुद्दे हैं जिन पर आज हमारे देश में बहस चल रही है। बहस का मतलब है डिस्कस हो रहा है, चल रहे हैं, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इन बात पर डिस्कस चल रही है।
यूं ही कभी लोकतांत्रिक समाजों में विवाद उठ सकता है। ऐसे विवादों का निदान हो, प्रतिवाद करने का अधिकार हमारे संविधान में नागरिकों के लिए चुनी गई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक पहलू है। बशर्ते वह प्रतिवाद दूसरे लोगों या राज्य के जीवन और संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाए। नागरिक समूह बनकर प्रदर्शन करें, मीडिया का उपयोग कर और राजनीतिक दल अपील करें, अदालत जाकर जनमत करें, समूह करें, इन सारी सरकारी नीतियों को परखने और प्रभावित करने के लिए स्वतंत्र है। अदालत उन पर निर्णय दे सकती है, समाधान के लिए सरकार आग्रह कर सकती है। भले ही धीमी प्रक्रिया हो, पर इस पर कई बार न्यूनीकरण की सफलताएं संभव है। अगर नागरिकों को पूर्ण और समान सदस्यता उपलब्ध कराने के लिए दिशा निर्देश सिद्धांत का अनुपालन सुनिश्चित होता है, तो किसी समाज में समय समय पर उत्पन्न होने वाली समस्याओं के लिए सर्वमान्य समाधान पर पहुंचना हेतु संभव है। ये बात बिल्कुल सही है। अगर आप देखते हैं कि समय समय पर जो चीजें उत्पन्न हो रही है और हम सही दिशा निर्देश और कोऑर्डिनेशन पर चल रहे हैं, फिर कोई दिक्कत है नहीं किसी प्रकार की। बुनियादी सिद्धांत ऐसे विवादों के समाधान पर है जो वार्ता और विचार से है। नागरिक के प्रमुख दायित्व में से एक है। कैसा है? नागरिकों के प्रमुख जो दायित्व हैं, उनमें से एक हमको दिखाई देती है। एक, प्रवासी मजदूर के बिना भारत में शाही मध्य वर्ग के हेतु जीवन गढ़ दे। प्रवासी मजदूर के बिना, यानी कि जो प्रवासी मजदूर भारत में, मतलब जो जगह में काम करने आते हैं भारत के शहरों में, आप देखते हैं शहरों में लोग काम करने के लिए आते हैं, दिन दहाड़ी पर उनको काम मिलता है। अगर वो एक दिन ना आए, तब क्या स्थिति है? शहरी मध्यम वर्ग के जीवन का एक दिन। जैसे अब देखिए, यहाँ से कूड़ा गिर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, बच्चों को स्कूल छोड़ रहे हैं। अब बच्चों को स्कूल छोड़ रहे, घर में आई नहीं तो पढ़ा भी रही है और बच्चों को दिखवा भी रही है। हर जगह जा रही, बच्चे साथ हैं, गाड़ी अपने हाथ से धुलनी पड़ रही है, काम अपने हाथ से करना पड़ रहा है, बर्तन अपने हाथ से मांजने पड़ रहे हैं, सफाई अपने हाथ से करनी पड़ी, सामान अपने हाथ से खरीदना पड़ रहा है। ये सारे चीजें हैं जो क्या करते हैं? आपके मजदूर करते हैं, जिनका जो दैनिक वेतन है ना, दैनिक वेतन कैसा है? बहुत कम है। वो है सब। ये हो गया। अब बताइए, अगर आपको मजदूर ना मिले दैनिक काम करने वाला, तो कैसा लगेगा आपको? दिन सब कुछ अपने हाथ से करना पड़ेगा, फिर कैसे होगी स्थिति? तो स्थिति बड़ी पक्ष और विपक्ष की स्थिति में ढल जाएगी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो बच्चों, फिलहाल थोड़ा सा इसको आप घर जाके देखिए, पढ़िए, कुछ डाउट बनी रहती है, नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और बच्चों, मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।